वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी ऑडियो वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम। आवाज साफ आ रही है? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम, ताकि फिर अपने क्लास शुरू कर सकें। चलिए ठीक है। सब अपनी क्लास शुरू करते हैं। ऑब्वियस है, कुछ एक चीजें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ठीक है जी, कुछ एक चीजें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ये हफ्ता नहीं, आप मान के चलिए ये महीना, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई इंटरव्यूज होंगे, और क्योंकि जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं, भाई उनको अभी उनका उनका सिचुएशन ये है कि अगर उनका अभी भी फोन आता है तो अपने को उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका ये सिचुएशन है कि ये समझ लो कि उनका एक फाइनल स्टेप है, बहुत क्लोज है। अगर कोई भी ऐसा अपने कोई टिप देते हैं या हिंट देते हैं जो उनके वहां काम आ जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए या उनका 1 या 2 नंबर बढ़ जाए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो इसलिए आप ये महीना ही लेकर चलिए। महीना मतलब 20 तारीख तक, क्योंकि 16, 17, 18 का इंटरव्यू है, तो 18 और 2 दिन और मान लीजिए। भाई वैसे तो 18, 19 ही मान लीजिए, बट 20 तारीख तक क्लासेस जो है कम रहेगी आपकी, क्योंकि इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए टाइम दिया जाएगा। उनके मॉक्स हो गए, फिर उनको पर्सनल जो भी एक से एक स्टूडेंट है उसको गाइड करना। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी बोल सकते हैं भाई डिमांड होती है या कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप ये महीना थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लासेस हो सकता है कम हो, ठीक है। अगर बीच में कुछ ऐसा भी रहा कि भाई, क्योंकि ऑफलाइन मॉक भी चालू होंगे, कि भाई क्लास की छुट्टी करनी पड़ी 2 या 3 दिन की, तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इस महीना, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस है, उसके बाद आपकी क्लासेस प्रॉपर रेगुलर हो जाएंगी। जो आपके लैंग्वेज वाले टीचर हैं, उनको एक बार मैंने ही रोक रखा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्योंकि आपका अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसको रोक तो सकते नहीं है, क्योंकि चल रहा है। इस सब्जेक्ट को अगर रोक दिया तो वैसे ही आप लोग सब भूल जाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है उसको तो अपने चलाएंगे ही। उसके अलावा मान लो, आज तो नहीं, क्योंकि आज तो एक एनडीपीएस एक्ट एमपी एडीपी वाले बैच में चल रहा है, वो एक खत्म करवाना है। उसके अलावा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साथ साथ चलेगा, जो अपना राजस्थान जुडिशरी में चल भी रहा है। तो ये 2 सब्जेक्ट अभी आपके चलेंगे। जैसे ही अपने ये इंटरव्यू वाले फेज से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आपके जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, जुडिशरी के 4 सब्जेक्ट चलेंगे, जो ऑब्वियस है 2 लॉ के सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज के। अगर आप लोगों को रहेगा कि भाई 2 लैंग्वेज के नहीं, लैंग्वेज का सिर्फ एक रख लो, तो अपने 3 लॉ के, मतलब 4 सब्जेक्ट आपके जुडिशरी के रहेंगे। और अगर उसके अलावा कोई कोई भी जो दूसरा अपना बैच चलेगा, उसके जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो, ठीक है। तो प्लीज ये लगभग 20 तारीख तक थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्लासेस थोड़ी सी स्लो चलेंगी। उसके बाद फिर आपका जो एक अपना जो पेस रहता है, उसी पे आपकी क्लासेस होंगी। हाँ, ये है कि जितनी भी क्लासेस ये इस दौरान होंगी 20 तारीख तक, क्लासेस प्रॉपर होंगी। और अभी अपने 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जुडिशरी वालों के लिए बोल रहा हूँ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। चलिए भाई, अब अपने क्लास चालू कर देते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अपने ने जो लास्ट क्लास की थी, आई थिंक फ्राइडे को अपने ने लास्ट क्लास की थी, आर्टिकल 21 याद है? हमने लास्ट क्लास जब फ्राइडे को की थी, उसमें हमने आर्टिकल 21 पढ़ा था। किसी को याद है कि भैया आपने ने आर्टिकल 21 जो पढ़ा था, उसमें आखिरी क्या पॉइंट पढ़ा था? आखिरी क्या पॉइंट पढ़ा था? जितना मुझे याद है, हमने आर्टिकल 21 का बेसिक, उसके केस लॉ, फिर आर्टिकल 21 को डिक्टेट करवा दिया था, फिर राइट टू डाई हमने खत्म कर दिया था, राइट टू प्रिवेसी हमने खत्म कर दिया था। सही है? कुछ गलत तो नहीं है कुछ भी ऐसा कि भाई जो मुझे लग रहा है कि अपने ने खत्म कर लिया था और नहीं किया है? ये सब खत्म कर दिया था अपने ने, ये सब अपने ने खत्म कर दिया था। हाँ जी, ये सब अपने ने खत्म कर दिया था। कुछ ऐसा जो रह रहा है? भाई मेरे हिसाब से तो ये खत्म हो चुके हैं, डिक्टेट मतलब लिखवा के भी आपको हो चुके हैं। एक बार थोड़ा बता दो। एक और चीज यार, चलो आप एक बार ये बता दो, 2026 में आपका राजस्थान जुडिशरी 110% आएगा 2026 के अंदर, लगभग मई जून के आसपास। तो आप सभी लोग
अभी से, ये नहीं कि बहुत आराम से चल रहे हैं कि हाँ यार कर लेंगे, अभी से ही सीरियस हो जाइए। जितना भी क्लासेस हो रही हैं उसको प्रॉपर पढ़िए, जो भी क्लासेस के अंदर करवाया जा रहा है उसको साथ साथ याद करते जाइए। एक एक चीज के आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, नोट्स डिक्टेट करवाए जा रहे हैं, उन नोट्स को याद करते जाइए। ठीक है, हाँ जी। कुछ एक बार बता दो भाई, इसमें कुछ भी रह रहा है क्या? ये हो गया ना, आगे चल लें? यस, एक बार प्लीज बता देना। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ ना हर्ष, ये कई स्टूडेंट्स को इशू आया है, ये मैं एक बार एक क्लास करवा दूं, फिर मैं इसके बाद देखता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम आया है ये। ठीक है, आई थिंक कल कुछ एक अपडेट चल रहा था ऐप के अंदर, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मैं आप मुझे ये क्लास के बाद मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बार इसको बता दो भाई, इसमें कुछ रह तो नहीं रहा? मेरे हिसाब से टॉपिक डिक्टेट हो चुके हैं, लिखवा दिए हैं अपने ने, ताकि अपने आगे बात कर सके। कोई ऐसा जो जिसमें बात हुई है नहीं लिखवाया है, थोड़ा एक बार बता दो फटाफट यार, ताकि अपने आगे बात कर सके। कंप्लीट है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, मेरे को ये थोड़ा सा डाउट था इसलिए देखो, आर्टिकल 21 से ना आपसे वो दो चीजें, दो तीन ऐसी चीजें हैं जो पूछ सकता है। एक राइट टू प्रिवेसी, राइट टू सुसाइड, फिर आता है आपका, ओ सॉरी, डेथ पेनल्टी। अब एक्चुअली में क्या है, ये टॉपिक कभी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ये मेंस के टॉपिक है, कि भाई वो ऐसे बोल देगा कि भाई लाइफ एंड लिबर्टी बताओ, क्या जो ये डेथ पेनल्टी कोर्ट द्वारा दी जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? अब ठीक है, आप लिख सकते हो, क्योंकि आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, आप इतना लॉजिक लगा दोगे कि यार अगर आईपीसी या बीएनएस में लिखा हुआ तो वैलिड तो है ही। बट सिर्फ लिखने से नहीं होता, हमको उसमें केस लॉ लिखना पड़ता है, कि भाई अगर वैलिड है तो किस केस लॉ में कहा गया है। तो ये जो आपका टॉपिक है ना, कि भाई चलो मैं मानता हूँ राइट टू प्रिवेसी आपसे अलग से पूछा जा सकता है, 2 नंबर 3 नंबर में 4 नंबर में पूछा जा सकता है, आपसे राइट टू सुसाइड अलग से नहीं पूछा जाएगा, आर्टिकल 21 से ही कनेक्ट करके पूछा जाएगा कि क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई आता है या नहीं आता है। उसी तरह से डेथ पेनल्टी भी आपसे आर्टिकल 21 के साथ ही पूछा जाएगा, अलग से नहीं पूछा जाएगा। अपने एक बार डेथ पेनल्टी पे बात कर लेते हैं। डेथ पेनल्टी, नो डाउट डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसको लेकर कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है भाई। सीधा सा लॉजिक है, अगर ये संवैधानिक नहीं होता, असंवैधानिक होता या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो अभी तक ये ऑफेंसेस में नहीं होता, ये पनिशमेंट होती ना, पर पनिशमेंट है। पर बात ये आती भाई हमको भी तो लिखना है ना, तो हम पहले तो एक बार डेथ पेनल्टी को बताएंगे। अगर वो हमसे पूछ लेता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ क्या है, वो लिखिए, और क्या राइट टू लाइफ, क्या जो डेथ पेनल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो हम पहले तो डेथ पेनल्टी के बारे में 2 लाइन लिख देंगे। हालांकि मैं आपको ज्यादा लिखवाऊंगा, बट आप इतना ही लिखना कि भाई डेथ पेनल्टी का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है कि लीगल प्रोसेस के थ्रू, क्या होता है ये, एक लीगल प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये होता है कि एक पर्सन होता है जो किसी ऑफेंस के अंदर एक्यूज होता है, उसको डेथ की सजा दी जाती है, उसको हम बोलते हैं डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी को लेकर, अगर डेथ पेनल्टी को लेकर हमसे पूछा जाए डेथ पेनल्टी क्या है, तो हम बोलेंगे साहब ये एक लीगल प्रोसेस है, क्योंकि कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है, पूरा ट्रायल के बाद कोर्ट उस केस को सुनती है और ये तब सजा सुनाती है। और इस लीगल प्रोसेस में होता क्या है कि एक पर्सन होता है जो किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज होता है, उस पर्सन को कोर्ट द्वारा सेंटेंस किया जाता है फॉर पनिशमेंट टू डेथ। अब बात ये उठी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये तो हमको पता लग गया भाई क्या होता है, तो एक लीगल प्रोसेस। सबसे पहला केस आया था जगमोहन सिंह का, जिसमें ये बात उठी कि भाई क्या ये वैलिड है, उन्होंने बोला साहब वैलिड है। उन्होंने क्या ग्राउंड बोले, उन्होंने ये ग्राउंड बोले कि सबसे पहली बात तो ये एक लीगल प्रोसेस है, कानूनी तौर पर यह सजा सुनाई जाती है। कोई एक आदमी है जिसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो सोसाइटी के अंदर नहीं हो सकता, कोई एक ऐसा आदमी है जिसने बहुत ही हीनियस, हीनियस मतलब बहुत ही ग्रेव तरह का ऑफेंस किया, चाहे आप बोल दो रेप, मर्डर, कुछ भी ऐसे ऑफेंसेस जो लगता है कि यार ये सोसाइटी के अंदर ऐसे ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए,
तो उसको एक ऐसे हीनियस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है। तो क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब कोर्ट द्वारा सुनाया जाता है, केस को देखने के बाद, तो हम इसको वैलिड बताएंगे। और उसके अलावा भी इस केस में बोला गया था कि भाई इसको वैलिड रखने की दो और वजह है। एक, क्योंकि वो जो क्राइम है वो इतने हीनियस है कि वैसे क्राइम ना हो तो लोगों में डर पैदा हो। दूसरा, अगर कोई भी एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही क्रूर आदमी है, एक ऐसा आदमी है जो इंसानों को मार रहा है, एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही हीनियस लेवल के क्राइम कर रहा है, वो आदमी सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। तो उसको आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बात ही मत करो। तो ये जो आपका जगमोहन सिंह वाला केस था, इसके अंदर ये बात बोली गई थी कि भैया डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों है? क्योंकि एक, ये लीगल प्रोसेस के थ्रू दी जाती है, कोर्ट द्वारा सुनाई जाती है, केस का एडजुडिकेशन मतलब केस को पूरा ऑन मेरिट्स देखने के बाद। दूसरा, ये डेथ पेनल्टी रखनी भी जरूरी है क्योंकि किसी पर्सन को एक हीनियस क्राइम के लिए सजा सुनाई जाती है। और डेथ पेनल्टी देने की जो मेन वजह है, लोगों में डर, एक लोगों में एक तरह का डर पैदा रखा जा सके, फियर, ताकि लोग, दूसरे जो लोग हैं जो ऐसे किसी ऑफेंस के बारे में सुने, वो भी डर जाए कि यार अपने को भी ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा। फियर। और क्या ऑब्जेक्ट है? टू प्रिवेंट सच क्राइम, ऐसे क्राइम्स को बिल्कुल खत्म करने के लिए, बिल्कुल रोकने के लिए। तो ये कुछ एक छोटी मोटी उन्होंने बात की। पर बात ये उठी कि भाई होने क्या लगा, कोर्ट क्या करती थी, मर्डर का केस है, डेथ पेनल्टी। अब मर्डर तो जी ठीक है, मानते हैं कि किसी की इंटेंशन थी, बट कई बार क्या होता है उसकी इंटेंशन तो थी, पर जो उसने मर्डर बोलने, एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर नहीं किया उसने, ऐसे मान लीजिए गोली चला दी, और इंटेंशन जो थी वो थी मारने की ही इंटेंशन थी उसकी, और उसने नॉर्मल एक ही गोली चलाई और उसमें वो मर गया। कोर्ट्स क्या करने लग गई, जो भी ऐसे केसेस थे मर्डर के, चलो रेप में तो मैं भी मानता हूँ भाई, रेप के केस में तो आप वैसे ही डेथ सुनाओ, बट अपने कानूनी तौर पर बात करते हैं कि कोर्ट क्या करती थी, मर्डर का हो, रेप का हो, जब कोई भी ऑफेंस था जिसमें डेथ की सजा थी ना, कोर्ट उसमें डेथ की सजा सुनाने लग गई थी। कोर्ट ये नहीं देखती थी कि यार ये ऑफेंस उससे गलती से क्या, ये ऑफेंस जो लेवल है, क्या वो लेवल कैसा रहा, नहीं। अब उस चीज को लेकर उठा विवाद। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देना। डेथ पेनल्टी के लेकर ना, मैं आपको जितना समझा रहा हूं उतना लिखना नहीं है आपको, वो तो अपने सिर्फ एक मुद्दे की बात कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अच्छा कहानी क्या है। डेथ पेनल्टी को लेकर हमको यह पता होना चाहिए डेथ पेनल्टी क्या होती है। डेथ पेनल्टी को लेकर जो पहला केस था उसके अंदर क्या बोला गया कि क्या यह संवैधानिक वैलिड है, बिल्कुल है। क्यों? उन्होंने दो तीन ग्राउंड बोले। बट उसके बाद सीन कुछ ये होने लग गए थे कि जो कोर्ट्स थी वो हर कोई ऐसा कोई भी ऑफेंस था जिसमें डेथ की सजा हो सकती थी, वो डेथ की सजा सुनाने लग गई, जिसकी वजह से एक विवाद उठ गया। विवाद ये उठा कि साहब, मानते हैं कि कोई ऑफेंस है जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट है डेथ, और जरूरी थोड़ी है कि कोर्ट हर बार मैक्सिमम पनिशमेंट ही सुनाए। कोर्ट ये भी तो कर सकती है कि उसको डेथ ना सुना के कोई और सजा सुना दे। जैसे मर्डर है, मर्डर के केस में सिर्फ ये थोड़ी है कि डेथ ही होगी, ये भी तो है कि उम्र कैद भी हो सकती है। अब कोर्ट तो सिर्फ डेथ, डेथ, मर्डर के केस में सीधा डेथ, कोई उम्र कैद नहीं, सीधा डेथ। तो साहब फिर तो उम्र कैद का फायदा क्या हुआ? कुछ तो कोर्ट ऐसा एक क्राइटेरिया बनाया कि भैया हर केस में डेथ नहीं होगा, लेवल देखा जाएगा, क्राइम देखा जाएगा। तो उस चीज को लेकर क्योंकि वो बहुत विवाद हुआ, कोर्ट्स पे सवाल उठे कि भाई आप लोग तो सीधा ही मैक्सिमम पनिशमेंट सुनाने लग गए हो। तो एक क्राइटेरिया बनाया गया कि भैया जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सुनाई जाएगी। इसका मतलब क्या है? मोटिव, सॉरी, मैनर ऑफ क्राइम देखा जाएगा, मोटिव देखा जाएगा, मैनर हो गया, मोटिव हो गया, क्राइम का जो इफेक्ट है वो देखा जाएगा। मोटा मोटी ये सब चीजें देखी जाएगी, मैनर, मोटिव, क्राइम का इफेक्ट, ये सब चीजें कि भाई क्राइम सोसाइटी को कितना इफेक्ट कर रहा है। कि मान लो कोई एक आदमी उसने बहुत ही, रात को किसी के घर में घुसता है, दो तीन लोग उनकी मतलब गर्दनें काट देता है, ये सोसाइटी को बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करेगा। अगर ऐसे किसी आदमी को डेथ सेंटेंस ना सुनाया, ऐसी उम्र कैद सुना दी, तो कोई और जो होगा ना, जो ऐसा करना चाहता है, वो भी ये करेगा कि यार मारेंगे तो है नहीं मुझे, उम्र कैद तो सुनाएंगे। तो एक दो दो केस लो थे।
दो केस है, ठीक है, एक ये है, ये अलग केस है, बच्चन सिंह और मच्छी सिंह, जिसके अंदर ये बात बोली। अब एक बार ध्यान देते ना, हमने बात डेथ पेनल्टी की, जो हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अपने इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम हमारे आंसर को अच्छे से लिख सकें। डेथ पेनल्टी क्या है? सबसे पहली बात, जब डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दी गई थी, उनकी वजह क्या थी? उसके बाद एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का कॉन्सेप्ट आया। अब ध्यान देना, हमसे अगर वो ये पूछता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर क्या डेथ पेनल्टी के अनुसार क्या डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, आप सीधा लिखोगे जी हाँ साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों है? जगमोहन सिंह का केस लिख देना और उसमें बोल देना कि उस केस में बताया गया था कि डेथ पेनल्टी क्या होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्यों है, बात खत्म, बात खत्म। बट अगर वो ये पूछ ले कि भैया डेथ पेनल्टी के बारे में रेयरेस्ट ऑफ, हालांकि पूछता नहीं है बट फिर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो फिर डाल देना कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इन दो केसेस में बोला गया था कि हर केस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। जस्ट बिकॉज कोई ऑफेंस है उसकी सजा डेथ पेनल्टी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि आप डेथ पेनल्टी की सजा सुना दोगे उसको। आप ये देखोगे कि उसने किस तरीके का क्राइम किया है, उस क्राइम का सोसाइटी पे कितना इफेक्ट, अगर लगता है कि हाँ उसने क्राइम जिस तरीके से किया है वो सच में इतना ब्रूटल है, सोसाइटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तभी आप डेथ पेनल्टी सुनाओगे, अदरवाइज नहीं सुनाओगे। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? यस, कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट, कुछ भी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये समझ गए? डेथ पेनल्टी के बारे में कहानी क्या है ये समझ गए? जस्ट मिनट। हेलो, हेलो। यस, एक बार प्लीज फटाफट कंफर्म कर दो, समझ गए? कोई दिक्कत? ताकि मैं इसको डिक्टेट करवा दूं। डिक्टेट करवाऊंगा तब आपको इतना नहीं लगेगा, तब तो आपको छोटा सा ही लगेगा, इतना सा ही पार्ट है, इतना ही पढ़ना बस। क्या बात है, एक बार फटाफट कंफर्म कर दो भाई, कुछ पूछना है कुछ भी? दोबारा लिख देता हूं कि अगर आपको डेथ पेनल्टी लिखनी है, सिर्फ इतना सा लिखना है कि डेथ पेनल्टी क्या है, किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनली कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और क्यों, फिर उसके बाद इसका रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का सिद्धांत क्या है, बस। और कुछ नहीं लिखना अपने को। चलो भाई लिख लो, लिख लो। राइट टू प्रीवियसली वो लिख चुके थे ना, अब इसमें हेडिंग डाल दो डेथ पेनल्टी, हेडिंग डालो डेथ पेनल्टी और क्वेश्चन लिखो वेदर डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, क्या जो मौत की सजा सुनाई जाती है या फिर मृत्यु दंड जो है, मृत्यु दंड संवैधानिक है? डेथ पेनल्टी, वेदर डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, क्या मृत्यु दंड जो सुनाया जाता है वो, ये भी बोल सकता है वो क्या वो असंवैधानिक है? ऐसा नहीं कि अगर वो क्वेश्चन पूछ ले असंवैधानिक है तो आप लग गए कि हाँ असंवैधानिक है, नहीं संवैधानिक है भैया, वैलिड है, कैसे है वो लिख देंगे। ठीक है, अब लिख लो राइट टू, लिख दिया डेथ पेनल्टी, वेदर डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब इसमें लिखो, दो लाइनें लिख लो, डेथ पेनल्टी क्या होती है। द टर्म डेथ पेनल्टी मीन्स, डेथ पेनल्टी का मतलब ये है, डेथ पेनल्टी मीन्स अ लीगल प्रोसेस, a legal process by which a person is sentenced to death, a legal process by which a person is sentenced to death by court, by court as a punishment for heinous crime। एक ऐसा लीगल प्रोसेस जिसके थ्रू जो पर्सन है उसको
मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। किस लिए? जो उसने एक बहुत ही घृणियस क्राइम किया है। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसमें लिखो सीधा, इन जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1973, इन जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1973। हिंदी में मोटा मोटी बताया तो भाई, आप अपनी भाषा में लिख लेना चाहे कि भाई मृत्युदंड का मतलब क्या है, कि लीगल प्रोसेस के बारे में अपने ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कानूनी तौर पर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोर्ट द्वारा किसी एक पर्सन को, कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा किसी एक पर्सन को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। क्यों? उसने जो उस ऐसे किसी ऑफेंस के लिए जो बहुत ही हीनियस, हीनियस मतलब बहुत ही, जो भी हीनियस का जो भी हिंदी में बनता है वो लिख लेना। ठीक है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम? यस ममता जी, लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम लिखने में दिक्कत? अगर आपको लिखने में, हिंदी वाले स्टूडेंट जो भी हैं, जिनको जो हिंदी में लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इंग्लिश के जो नोट्स बन रहे हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ, अगर आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। मैं बिल्कुल बिल्कुल देसी सी भाषा, प्लेन सी भाषा में बोल रहा हूँ, आप वैसे अपने जैसा समझ रहे हो उसको वैसा लिख लो। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो जो इंग्लिश वालों के जो नोट्स हैं, वैसे के वैसे ही नोट्स अपने टाइप करेंगे, उन्हीं नोट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो वो भी आपको दे दिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लोड मत लो कि यार जैसा सर ने बोला, मैं पहली क्लास में बोल चुका हूँ कि भाई जैसा मैंने बोला, एक शब्द एक लाइन वैसी ही वो नहीं, मतलब वही होना चाहिए। आप अपने हिसाब से चाहे कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ये केस की बात करूंगा कि भाई जगमोहन सिंह बनाम ये क्या नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य, सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सीधा लिख दो कि भाई जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये डेथ सेंटेंस है, जो ये मृत्युदंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लिख दो, इन जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1973, इट वाज हेल्ड बाय द एपेक्स कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हो। ठीक है, इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कि जो डेथ पेनल्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों ऐसा बोला गया उनके द्वारा? लिखो उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। निम्न वजहों से उन्होंने बोला कि ये संवैधानिक है। नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन लीगल प्रोसेस, ये एक बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुनाई जाती है। इट इज बेस्ड ऑन लीगल प्रोसेस। नंबर 2, इट इज नेसेसरी टू पुट फियर इन माइंड ऑफ अदर्स, जरूरी है ताकि लोगों में एक डर पैदा रहे ब्रूटल ऑफेंस की, वो कुछ भी गलत ना करें। तीसरा, इट प्रिवेंट्स रिपीटेशन ऑफ क्राइम, कुछ भी ऐसे जो हीनियस क्राइम है वो दोबारा ना हो, इसलिए लोगों के मन में डर पैदा करे। और दूसरा, रिपीटेशन ऑफ क्राइम। ठीक है, तो एक लीगल प्रोसेस के अनुसार होता है, लोगों के मन में डर पैदा करता है, ऐसे किसी भी क्राइम को, कोई भी ब्रूटल क्राइम है उसको करने से रोकता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, और लीगल प्रोसेस जो है, मतलब अगर हम लीगल प्रोसेस या कानूनी प्रक्रिया की बात करें, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो, कि जगमोहन सिंह ने बोला कि भैया कोर्ट के पास ये पावर है, जो आपके ऑफेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि कोर्ट के पास पावर है, तो जो कोर्ट अपने पावर में जो भी सजा सुना रही है वो अपनी पावर में सुना रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है। तो ये केस हो गया। अब इसमें आगे लिख लो, अब इसमें आगे लिख लो, जगमोहन सिंह वाला लिख दिया। इन जगमोहन सिंह ये कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब इसमें आगे लिख लो, ये पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी कभी भी पूछ लिया जाए तो लिख देना, प्रिंसिपल ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, प्रिंसिपल ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, प्रिंसिपल ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, इसमें लिख लो
कि भैया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1980। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य सन 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि shall be death penalty shall be awarded in rarest of rare case and not ordinarily। ऐसा नहीं है कि हर सामान्य केस के अंदर ही आप डेथ पेनल्टी दे दोगे। मृत्युदंड बहुत ही रेयर केस जो है, बहुत ही विशेष जो केस हो, उन्हीं के अंदर सुनाया जाए। फिर लिखिए, इन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तो ये कह दिया गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, बताया नहीं गया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है। बट मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, सुप्रीम कोर्ट फर्दर एलेबोरेटेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आगे फिर बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होगा। फर्दर एलेबोरेटेड रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस एज फॉलोइंग। नंबर 1, मैनर ऑफ क्राइम। नंबर 1, मैनर ऑफ क्राइम या मैनर ऑफ कमिटिंग क्राइम। इसमें लिख दो, इफ द मैनर ऑफ कमिटिंग द क्राइम इज ब्रूटल और एक्सट्रीम, मतलब सीधा लिख दो, मैनर ऑफ कमिटिंग द क्राइम इज एक्सट्रीमली ब्रूटल, तब वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा। नंबर 1, मैनर ऑफ कमिटिंग क्राइम। नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, जिसको आप इफेक्ट बोल सकते हो, क्राइम का इफेक्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम। द इफेक्ट द क्राइम शैल हैव अपॉन सोसाइटी, समाज के ऊपर उसका किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है। इफ द क्राइम committed is likely to affect the society at large and is likely to create fear in the mind of ordinary person, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा। दोबारा बोल देता हूं, इन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट फर्दर एलेबोरेटेड रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, मतलब फैक्टर्स की क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे। नंबर 1, मैनर ऑफ क्राइम, अगर क्राइम जिस तरीके से किया गया वो बहुत ही ब्रूटल है तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। दूसरा, जिसको आप बोल सकते हो इफेक्ट ऑफ क्राइम या मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, कि इफेक्ट क्राइम का जो सोसाइटी पे है, अगर सोसाइटी के अंदर if the crime committed is likely to affect the society at large, is likely to create fear in the mind of ordinary persons, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। नंबर 3, पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम एंड एक्यूज्ड, पर्सनैलिटी ऑफ विक्टिम एंड एक्यूज्ड, जिसको आप हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। अगर एक्यूज ऐसा है कि भाई वो क्राइम करता ही रहता है और हर बार ही वो कुछ ऐसी क्राइम करते हैं, जैसे होते हैं सीरियल किलर टाइप होते हैं, कुछ साइको किलर टाइप पर्सन होते हैं, अब उस केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लगेगा। ठीक है, अगर इफ द अक्यूज्ड पर्सन इज अ रिपीट ऑफेंडर तो वहां पर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लगेगा। ठीक है, इसके बाद लिख दो, जगमोहन सिंह वाला लिख दिया, फिर ये लिख दिया कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन। ठीक है, देयरफॉर कंक्लूड कर दो, देयरफॉर death penalty is constitutionally valid under Article 21 of Constitution of India, but it shall be given only in rarest of rare cases, normal cases में नहीं, सिर्फ rarest of rare cases। yes, अब एक बार बता दो, कोई भी डाउट कुछ भी। आपका आर्टिकल 21 यहां खत्म होता है। आर्टिकल 21 सिटीजन नॉन सिटीजन सभी को है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी को भी पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है,
डिक्टेट करने को लेकर मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोल रहा हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आप वैसे के वैसे लिखो, बस मीनिंग अच्छा होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। आप अपने हिसाब से जो भाषा आपको अच्छी लगती है आप उस भाषा में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो कैब बिल्कुल ही ऐसी हो कि पढ़ने वाले बोले यार क्या ही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि कम शब्दों में अपनी बात लिखनी आपको आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। चलें अब आगे बात करें। हाँ जी, अब आगे बात कर ले। अंडर ट्रायल समझा नहीं रुचि, थोड़ा सा बता दोगे अंडर ट्रायल प्रिजनर लाइक, मतलब ये समझा नहीं मैं आपकी बात। अच्छा कि भाई जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है अपने उसके बारे में। स्पीडी ट्रायल का एक केस है, जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था ना आपने कि भाई अपने एक लिस्ट, फंडामेंटल राइट खत्म करने वाली एक लिस्ट लिखेंगे कि ये केस है इसमें ये लिख लो, तो मैं आपको दो दो लाइनें भी उसमें अपने पढ़ेंगे। एक केस है स्पीडी ट्रायल का, लीडिंग केस लो है, उसमें अपने बात करेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया उनकी भी तो जिंदगी है, तो स्पीडी फटाफट ट्रायल करिए। ठीक है, तो ये सब अपने उस पर बात करेंगे। ओके, चलो भाई अब आते हैं अपने आपका आर्टिकल 21A। आप में से सभी के पास क्या नाम है बेर एक्ट होगी, एक बार बेर एक्ट को उठा लो प्लीज। अगर आप सभी के पास है तो ऑब्वियस होगी भी, नहीं है तो फिर तो भाई ऐसे मत करो यार, कम से कम संविधान की बेर एक्ट तो लेके रखो। आपकी क्लासेस चालू हुए लगभग 1 महीना हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एटलीस्ट बेर एक्ट तो लेकर ही रखो। एक बार प्लीज बेर एक्ट उठा लो। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। क्योंकि यहाँ से प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक दो चीजें आपको बतानी है जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना कि भाई ये चीजें आ सकती हैं और अपने को पढ़नी है। मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख ही दोगे, वो तो कुछ नहीं होता भाई। मान लो मैंने आपको 10 लाइनें लिखवा रखी है, वो रट लिया आपने तो लिख दोगे। पर प्री का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जैसा आपने लिखे वैसे का वैसा ही, वो थोड़ा बहुत घुमा के भी पूछ लेता है। आ जाओ भाई, आपके आर्टिकल 21A पहले लिख देता हूं, चलो। राइट टू एजुकेशन, ये जो आपका आर्टिकल 21A है ना, राइट टू एजुकेशन, इससे जो केसेस प्री में पूछे जाते हैं साहब, 21A कब आया, मतलब किस अमेंडमेंट से आया, 21A लागू कब हुआ, क्या 21A सभी को लगता है, मतलब सिटीजन, नॉन सिटीजन, 21A किन बच्चों को लगता है, अगर बच्चों की बात पूछता है तो। अब होता क्या, हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं भाई आर्टिकल 21 एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात करता है और वो कहता है कि राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है। बात सही है आपकी कि फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, पर सबके लिए नहीं है। उठाओ इसकी लैंग्वेज देखो कि भाई ये कह रहा है कि स्टेट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा उन सभी बच्चों को जो कितनी साल के हैं, 6 से 14 साल, तो सभी के लिए तो नहीं हुआ। अब अगर तो वो ये पूछता है भाई 21A सिटीजन या नॉन सिटीजन, सब सभी के लिए। एक अगर वो ये पूछ ले कि भाई 21A किन बच्चों के, कितनी उम्र के बच्चों के लिए, सब 6 से 14। अब होता क्या है, हम ऐसा पढ़ लेते कि ना 14 साल तक के बच्चों के लिए, 14 साल तक नहीं, 5 साल तक तो वैसे नहीं है राइट टू एजुकेशन। जो बच्चा 6 साल का हो गया और 6 साल से लेकर 14 साल, उसकी है राइट टू एजुकेशन। आपसे वो पूछ ले क्या राइट टू एजुकेशन 14 साल के तक, 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए है, मतलब अप टू 14? नहीं सर, अप टू 14 नहीं, क्योंकि अप टू 14 का तो मतलब हुआ बच्चा पैदा होने से लेकर 14 साल नहीं, 6 साल से लेकर 14 साल तक। एक क्या अगर वो सिटीजन नॉन सिटीजन के हिसाब से पूछ ले, हाँ साहब सभी को। उसके बाद आर्टिकल 21 से कब आया, अब ध्यान देना, बेरट में ही आपके आर्टिकल 21 से कब आया साहब, आर्टिकल 21 से 86 अमेंडमेंट है 2002 की, लिख देता हूं। अब ध्यान देना ये लागू कब हुआ, बहुत ध्यान देना इसमें, क्योंकि 8 साल बाद ये लागू हुआ था। 86 अमेंडमेंट सन 2002 में हुई है और ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। ये प्री के क्वेश्चन है, एक छोटे से 2 लाइन का आर्टिकल है जिसमें से इतने सारे प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं।
किन बच्चों को अवेलेबल है, क्या सभी को अवेलेबल है, आर्टिकल 21 से कौन सी अमेंडमेंट से आया, आर्टिकल 21 ए कब आया, आर्टिकल 21 ए लागू कब हुआ, उसके बाद आर्टिकल 21 ए बोलता क्या है। तो बोलने के अंदर हम बोलते हैं कि एक तो ये स्टेट के ऊपर ड्यूटी लगाता है, किस चीज की, राज्य को बोलता है कि भैया आप फ्री एजुकेशन दोगे और कंपलसरी दोगे। कंपलसरी मतलब कि आप हर बच्चे को स्कूल लेकर जाओगे। जैसे आप में से अगर किसी के भी घर में या रिश्तेदारी में या आप में से कोई भी आपके घर में अगर कोई टीचर हो तो उनसे पूछना कि सरकार बोलती है कि घर घर जाओ और बच्चे जो भी गांव में या घर में उनके 6 साल से लेकर 14 साल का बच्चा है उनका स्कूल में एडमिशन कराओ, उनको स्कूल लेकर आओ। क्यों? आर्टिकल 21 से स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी है कि स्टेट हर बच्चे को एजुकेशन फ्री तो देगी देगी, पर स्टेट को ये कहा गया कि ये आपको ध्यान भी रखना है कि जो बच्चा नहीं एजुकेशन ले पा रहा उसको भी लेकर आओ, उसके घर वालों को समझाओ। तो दो बातें हैं, एक फ्री एजुकेशन देना है और कंपलसरी एजुकेशन देना, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पे जो मेरे को मेन पढ़ाना है। आर्टिकल 21 से ये बोलता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है, और दूसरी बात आर्टिकल 21 से क्या बोलता है, दूसरी बात आर्टिकल 21 से फंडामेंटल राइट देता है किनको, चिल्ड्रन को। किन चिल्ड्रन को? जो 6 से 14 साल के, कि भैया तुम्हारा अधिकार है, तुम एजुकेशन ले सकते हो, तुमको एजुकेशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बेस पे इन्होंने एक एक्ट पास किया गया था, आरटीई। पता है किसी को आरटीई एक्ट? आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म पता है? आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म पता है किसी को? कोई भी ऐसा जो आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म बता सकता है, बता दो प्लीज। आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? नहीं जी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, पूरा नाम इसका ये है। सन 2009, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सन 2009, एक्ट 2009, पूरा नाम इसका। एक बार चेक कर लेना, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सही हूं, बट मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, अब ध्यान देना, दो क्वेश्चन है जो मतलब दो लेवल के क्वेश्चन है जो आपसे आर्टिकल 21 ए से पूछे जा सकते हैं। एक तो है प्री वाले। प्री वाले क्या क्या आ सकते हैं, ध्यान दे देना। आर्टिकल 21 से कब जुड़ा, आर्टिकल 21 से फोर्स में कब आया, आर्टिकल 21 से किस अमेंडमेंट से आया। 86वीं 86th अमेंडमेंट से आया है जो सन 2002 में हुई थी। वो पूछे कि आर्टिकल 21 से ऐड जुड़ा, मतलब ऐड किस अमेंडमेंट से हुआ है, सॉरी ऐड कब हुआ है, 2002। ऐड क्योंकि 2002 में ऐड हो चुका था, संविधान में लिखा जा चुका था। लागू 2010 में हुआ है, ऐड 2002 में, लागू 2010 में। उसके बाद आर्टिकल 21 ए किन बच्चों के लिए है, वो बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं, ये ध्यान रखना, 6 से 14 साल, उसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा आपके लिए है मेंस का क्वेश्चन। मेंस में अगर आपसे कभी भी राइट टू एजुकेशन, वैसे तो बहुत कम चांस है, बट अगर उसको कभी ऐसा हुआ कि यार पूछे तो सही बच्चे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देता है जो होते बहुत इजी हैं, पर हम क्या करते हैं उसको इतना इजी समझ के छोड़ देते हैं, यार ठीक है यार लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। वो आपसे पूछ ले कि भाई राइट टू एजुकेशन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि राइट टू एजुकेशन पे शॉर्ट नोट लिखिए, आप क्या लिखोगे, आर्टिकल 21 से लिख दोगे। उसके बाद सोचोगे यार और क्या लिखे, सर अमेंडमेंट से आया ये, आर्टिकल 21 से अमेंडमेंट से आया है। अगर अमेंडमेंट से आया है, संशोधन से आया है, तो उसकी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, कोई ना कोई उसका केस लो जरूर होगा, जहां पर पहले इसका मुद्दा उठा होगा कि नहीं भैया राइट टू एजुकेशन रखो, राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट बनाओ। या फिर हो सकता है कोई ऐसा केस लो होगा जिसमें ये बोला होगा कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, कुछ भी ऐसा होगा। तो अपने को वो कहानी पता होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से लिख सकें। भाई इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि पहले हुआ मोहिनी जैन का केस, जिसको हम कैपिटल फी केस भी बोलते हैं। मोहिनी जैन का एक केस था, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद हुआ उन्नी कृष्णन का, ठीक है। दो केस हुए, पहले मोहिनी जैन हुआ, उसमें भी फंडामेंटल राइट बोला गया, फिर उन्नी कृष्णन हुआ, उसमें भी फंडामेंटल राइट किया गया, बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार राइट टू एजुकेशन, उन्होंने क्या बोला कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में आता है। अगर आप आज भी केशवानंद भारती वाला, सॉरी मेनका गांधी वाला आर्टिकल 21 पढ़ोगे ना, उसमें जो उन्होंने लिस्ट दी है उसमें उन्होंने राइट टू एजुकेशन को भी जोड़ा था।
मोहिनी जैन हुआ, उन्नी कृष्णन, उन्होंने बोला कि राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 का पार्ट है, लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। आप किताबों में भी ऐसा पढ़ते हो। फिर क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बोला और कई बार इस चीज के ऊपर प्रेशर भी हुआ कि यार राइट टू एजुकेशन को आप मौलिक अधिकार बनाओ, तो फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सन 2002 में अमेंडमेंट कर कर इसको ऐड कर दिया। ये है कहानी। जब आपसे वो पूछेगा राइट टू शॉर्ट, कि भाई शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप आर्टिकल 21 से लिख दोगे, आर्टिकल 21 से ये बातें बोलता है। फिर उसके बाद आप ये भी लिख दोगे भाई आर्टिकल 21 से किन को अवेलेबल है, आर्टिकल 21 से स्टेट के ऊपर क्या ड्यूटी लगाता है, आप लिख दोगे। और उसके बाद केस लो लिखोगे, तभी तो कहानी बनेगी कि भाई ये जो आर्टिकल 21 है ये ऐड हुआ था इस अमेंडमेंट से। इस अमेंडमेंट से पहले भी 2 केस लो थे, मोहिनी जैन या और उन्नी कृष्णन, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कहा गया था। फाइनली इस केस लॉज के बेस पे जो सरकार थी उस समय की, उसने अमेंडमेंट किया संविधान में और इसको ऐड कर दिया, बस। उसके अलावा एक और केस है, वो अपने लिख देंगे कि भाई राइट टू एजुकेशन किनको नहीं है। मतलब नॉर्मली तो हम राइट टू एजुकेशन में बोलते हैं कि जो भी स्कूल है वो आरटीई से चलेंगे, जो भी स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, उन सबको आरटीई का एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। आरटीई एक्ट में सिंपल सा नियम है कि उन स्कूल्स को 1/4 एडमिशन, जितना मुझे है, हो सकता है 1/3 हो, बट मेरे हिसाब से 1/4 है, कि 25% सीट्स बीपीएल या बिलो पॉवर्टी या फिर बच्चों को फ्री में देनी पड़ेगी, फ्री एडमिशन करने पड़ेंगे 25% सीट्स पे। विवाद ये उठा था कि क्या प्राइवेट स्कूल भी इसके लिए बाउंड है? जी सर, बाउंड है। क्या माइनॉरिटी स्कूल भी इसके लिए बाउंड है? नहीं, माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं, अभी मान लो कोई एक कम्युनिटी ने सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए स्कूल, क्या उन पे भी ये लगेगा? तो ये एक विवाद उठा था, वो अभी अपने बात कर लेंगे, छोटा सा ही विवाद है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है, वो अपने बात कर लेंगे। तो अब एक बार दोबारा बात कर लेते हैं ताकि अपने लिख सकें राइट टू एजुकेशन को। राइट टू एजुकेशन प्री के हिसाब से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये ठीक है। मेंस के हिसाब से अगर आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना कि भाई राइट टू एजुकेशन किसको मिलेगा, राइट टू एजुकेशन क्या बातें बोलता है, राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, अमेंडमेंट कब हुआ था, और उसके अलावा उसके केस लॉज, कि कौन से 2 केस लॉज हैं जिनके अंदर राइट टू एजुकेशन को पहले से ही फंडामेंटल राइट कहा गया था, जिसके बाद फिर क्या हुई थी, अमेंडमेंट। कोई भी डाउट, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लिख सकते हो। राइट टू एजुकेशन कब किसको नहीं है, या कौन राइट टू बाउंड नहीं है, आरटी। अनएडेड प्राइवेट स्कूल, सॉरी माइनॉरिटी स्कूल, वो माइनॉरिटी स्कूल जिनको सरकार द्वारा कोई ग्रांट नहीं मिलती है, उन पे आरटी नहीं लगेगा। प्राइवेट स्कूल पे आरटी लगेगा, पब्लिक स्कूल पे, सरकारी स्कूलों पे आरटी लगेगा, नॉर्मल हर तरह के स्कूल पे आरटी लगेगा। पर ऐसे कोई भी माइनॉरिटी स्कूल हैं जिनको सरकार द्वारा कोई ग्रांट नहीं है, कुछ नहीं है, उन पर आरटीई नहीं लगेगा। उनके अंदर आप ये नहीं बोल सकते हो कि 25% बच्चे आपको लेने ही पड़ेंगे, वो भी कंपलसरी एजुकेशन में, उन पर नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आ जाओ, लिख लो भाई, कोई डाउट कुछ भी, अदरवाइज फिर लिख लो। बोल दूं, डिक्टेट कर दूं? ठीक है, अब लिख लो भाई, सीधा लिख लो, हेडिंग डाल देना राइट टू एजुकेशन। अगर आपके पास इसमें मेंस का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो सीधा लिख लीजिए। पहले आर्टिकल 21A लिख लीजिए पूरा ना, इसमें लिखिए आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ था। आर्टिकल 21A कॉमा एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड्स दैट, मतलब आर्टिकल 21A ये कहता है, स्टेट शैल प्रोवाइड free and compulsory education, provides that
स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो ये राज्य है ये स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा। ठीक है, इसमें अंडरलाइन कर लेना कि भाई 86th अमेंडमेंट पूछी जा सकती है, कब हुई 2002, ये पूछी जा सकती है, किन बच्चों को अधिकार है ये पूछा जा सकता है, 6 से 14 साल। ठीक है, तो आर्टिकल 21 ए क्या बोलता है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ठीक है, अब उसमें लिखिए, इसमें लिखिए आर्टिकल 21 ए इम्पोजेस ड्यूटी अपॉन स्टेट, ये स्टेट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है, स्टेट को बाध्य करता है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, imposes duty upon state to provide free and compulsory education, and on the other hand, दूसरी तरफ, and on the other hand gives right to the children, gives fundamental right to children between age of 6 to 14 years. Article 21A imposes duty upon state to provide free and compulsory education, state के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे सभी को, एंड ऑल्सो चिल्ड्रन जो 6 से 14 साल के हैं उनको उनको राइट मतलब उनको एजुकेशन उनका एक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के रूप में भी देता है, एंड प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब इसमें लिख लीजिए, अब इसमें लिखिए, इन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 1992, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 1992 1992, एंड इन उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1993, राइट टू एजुकेशन इन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट टू एजुकेशन वाज हेल्ड एज फंडामेंटल राइट under Article 21 of Constitution of India. A right to education was held as fundamental right under Article 21 of Constitution of India. Full stop. Thereafter, Parliament amended Constitution and added right to education as fundamental right under Article 21A. Under Article 21A. लिख लिया, उसके बाद लिख लो Right to Free and Compulsory Education Act 2009. Right to Free and Compulsory Education Act 2009 was passed. Right to Free and Compulsory Education Act 2009 was passed to ensure the fundamental right of right to education. Right to Free and Compulsory Education Act 2009 पास किया गया था ताकि सभी को फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू एजुकेशन मिल सके। फिर आगे लिख लीजिए, इन सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौन है भैया, लिख लो 2012, लिख लो। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया था ताकि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 से सभी को इंश्योर हो सके। फिर इसमें एक केस को लिख लो, इन सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज हेल्ड दैट द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू जो आरटीई एक्ट है डज नॉट अप्लाई टू अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं, अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल।
द एक्ट शैल अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, एक्ट शैल अप्लाई टू पब्लिक स्कूल, दोनों को लगेगा। बट अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल, मतलब ऐसे वो माइनॉरिटी स्कूल जिसको सरकार द्वारा कोई ग्रांट नहीं है, इसको नहीं लगेगा। अब अगर उसने आपसे पूछ लिया राइट टू एजुकेशन पे, और अगर आपने इतना लिख दिया कि भैया राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है, कौन सा केस लॉज था, कब आया था, उसके बाद ये अमेंडमेंट हुई, और ये अगर आपने उतना भी लिख दिया, आपको सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, तो इतना तो बहुत है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर्टिकल 45 51 है। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बोला आपको वो लिखने को भी, क्योंकि वो मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी अपने ने अभी तक पढ़े नहीं है, इसलिए। तो जब अपने वो पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पे या तो ऐड करवा दूंगा, या फिर जब अपने वो लिखेंगे तब मैं आपको उसी के अंदर ये चीज को मतलब मेंशन करवा दूंगा। आप बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। दो चीजें होती हैं, देखो बस इतना है, कभी भी आंसर लिखते टाइम वो क्या कहते हैं, टाइम जरूर, कोई कितना समय देना है उस आंसर, वो जरूर ध्यान रखना। 3 या 4 नंबर में आंसर पूछ रहा है तो 3 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट में खत्म करना है, तो उतना ही लिखना। ये नहीं है कि हम इतना ज्यादा लिखने बैठ जाए कि समय ज्यादा लग जाए, तो वहां नुकसान हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं आर्टिकल 22। एक्चुअली में क्या है ना, अपने अगर मैं आपको फंडामेंटल राइट के बारे में अगर अपने ढंग से बात करें तो आर्टिकल 21 तक ही है। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड है। हाँ, डिस्कशन करना है, वो कहते हैं नॉलेज के लिए बात करनी है तो बहुत है। आप 21 22 23 24 हर जगह बहुत केस लॉज है, बट अपने अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपने को लिमिटेड ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो उसी तरह से अपने आते हैं आर्टिकल 22 पे। क्या है आर्टिकल 22, पहले एक बार देख लेते हैं। जो ये आपका आर्टिकल 22 है, एक हमने पढ़ा था आर्टिकल 20, जो बोल रहा था कि भाई कन्विक्टेड पर्सन के बारे में बोल रहा था कि जो भी कन्विक्टेड पर्सन है उनका दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता, विटनेस, ये वो सारी। आर्टिकल 22 कहता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये किन लोगों की बात करता है? एक्यूज्ड पर्सन की। किनकी? एक्यूज्ड की। कि भैया अगर कोई भी बंदा है वो किसी केस के अंदर आरोपी है, तो अगर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बोल रहा कि अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता, ये कहता है कर सकते हो, बट कुछ एक उसके भी मौलिक अधिकार है। अब ध्यान देना, पहले मैं इसको आपको बेसिक बेर एक्ट के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या, आर्टिकल 22 में ना आपके टोटल 7 क्लोज हैं, 22(1) से लेकर 22(7) तक। इसमें एक दो चीजें ध्यान रखनी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि ये कहते हैं कि भैया कोई भी आरोपी है ना, वो या तो अरेस्ट होता है ऑर्डिनरी लॉ के अंदर, किसी नॉर्मल कानून के अंदर, या फिर वो अरेस्ट होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन लाइक टाडा, एनआईए, नहीं नेशनल सिक्योरिटी वाले जो एक्ट, नेशनल क्या स्टेट भी पास कर सकता है, ऐसी बात नहीं है स्टेट नहीं पास कर सकता, बट वैसे बात कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले जो भी एक्ट है। तो उन्होंने कहा भैया कोई भी आरोपी है वो या तो किसी ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट होता है। ऑर्डिनरी लॉ मतलब मान लो उसने कोई आईपीसी में क्राइम किया, उसके हिसाब से आपने अरेस्ट किया, सीआरपीसी में अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया, ये सब। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो ऑर्डिनरी लॉ के उसके अधिकार हैं वो है 22(1) में और 22(2) में। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के उसके अधिकार हैं वो है 22(4) में, 22(5) में, 22(6) में। अब ध्यान देना, हम अब बात करेंगे ग्राउंड्स की या अधिकार की। पहले मैं आपको मोटा मोटी इसका बता देता हूँ, फिर इसकी डिटेल में बात करेंगे। आरोपी को लेकर, कोई भी आरोपी है जो ऑर्डिनरी लॉ में आरोपी है, ध्यान देना ऑर्डिनरी लॉ में आरोपी है, उसको लेकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है भैया कोई भी आरोपी है अगर आप उसको अरेस्ट कर रहे हो तब भी उसके 3 अधिकार है। क्या क्या? एक, आप उसको ग्राउंड्स बताओगे कि भैया तुमको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, वो अपने वकील से मिल सकता है। वकील से मिलना, वकील से बात करना, उसकी राइट टू बी डिफेंडेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंड, वकील से लेकर राइट टू बी डिफेंडेड आप दोगे, वो अपने लिए वकील रख सकता है। उसके अलावा आप उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे।
मोटा मोटी वैसे तो 3 अधिकार है, और अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो 4 हो गए। एक ग्राउंड्स, ग्राउंड्स के बाद डिफेंड, राइट टू बी डिफेंडेड, अपने हिसाब से वकील रखने का, राइट टू कंसल्ट, अपने वकील से मिलने का, उससे बात करने का, और राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, 24 घंटे के अंदर अंदर, अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, ये उसके 4। अब ध्यान देना, हमसे जब वो ये पूछता है, प्री की बात कर रहा हूं, हमसे वो ये पूछता है कि भैया आर्टिकल 22 के अनुसार, या फिर वो ऐसे भी बोल देता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन जो है, कोई भी अरेस्टेड पर्सन है, उसके क्या फंडामेंटल राइट है, साहब 4 है। क्योंकि हम ये सीआरपीसी बीएनएसएस में पढ़ते हैं कि अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट है, हम दुनिया जान के राइट पढ़ते हैं। हम बोलते हैं कि भैया अरेस्ट मेमो होगा, तुमको अरेस्ट करने आएंगे तो तुमसे राइटिंग में मेमो साइन करवाएंगे, पुलिस वाला आएगा तो वर्दी में होगा, फलाना होगा। सर वो है उसके राइट्स, वो लीगल राइट्स है। उसको आप बोल सकते हो कि भैया एक नॉर्मल, जिसको कानून नहीं बोलते, स्टैट्यूटरी राइट्स। अगर हम बात करें संविधान के अनुसार, या हम बोलें कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो 4 है। कि उसको आप ग्राउंड्स बताओगे, वो अपने वकील से मिल सकता है, वो अपने लिए वकील हायर कर सकता है, वो उसको अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे 24 घंटे में। बट वहीं पर वो ये पूछ ले कि यार अगर कोई आदमी प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट हुआ है तो, कि मतलब किसी नेशनल सिक्योरिटी का कोई एक्ट है, एनआईए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, पीडीए, ऐसा कुछ भी, इनमें किसी में एक्ट हुआ, अरेस्ट हुआ है तो यहां पर उसके मौलिक अधिकार ये सारे नहीं है। यहां पर उसके मौलिक अधिकार हैं कि भाई ठीक है, उसको 3 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। यहाँ तो है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। यहाँ मजिस्ट्रेट की कहानी नहीं है। यहाँ है कि 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने तक आप उसको रख सकते हो अपने पास। उसके बाद भी रख सकते हो अगर एडवाइस, उसमें हमें पढ़ लेंगे। 3 महीने तक आप उसको, यहाँ 24 घंटे की कहानी है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। यहाँ है 3 महीना रख लो अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप उसको जो ऑर्डर पास हुआ है ना, उसके ग्राउंड्स बताओगे कि भैया किस ग्राउंड्स पे जो तुम्हारे खिलाफ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर पास हुआ वो क्या है। उसको उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का या प्रेजेंटेशन करने का अधिकार दिया जाएगा। पर ये उसका एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। यहां जो है ना कि भैया उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे, ये उसका एब्सोल्यूट अधिकार है कि बताओगे ही बताओगे। यहां ऐसा कुछ नहीं है। जो एजेंसी है, जो भी नेशनल वाली सिक्योरिटी वाली, उसको लगता है कि नहीं ग्राउंड्स बताएंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट सफर हो सकता है, ग्राउंड्स बताएंगे तो देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, वो ग्राउंड्स ना बताए। ये वाला जो अधिकार है उसका एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। ये है दो मोटा मोटी बातें। दोबारा बोल रहा हूं, ये मैं आपको इस तरह से अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब वो हमसे प्री में पूछता है तब हमको टॉपिक पता होता है, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने पढ़ा तो था कि अरेस्टेड पर्सन की फंडामेंटल राइट है, पर हमने तो नॉर्मल पढ़ दिया था कि यही अधिकार है। आर्टिकल 22 दो पार्ट में चलता है, 22(1) और 22(2). 22(1) और 22(2) ऑर्डिनरी लॉ के, अगर कोई भी आदमी ऑर्डिनरी लॉ के अंदर अरेस्ट होता है तो उसके 4 अधिकार है। ग्राउंड्स बताए जाएंगे उसको, क्या ग्राउंड्स है, वो अपने वकील से मिल सकता है, राइट टू बी डिफेंडेंट जिसको हम बोलते हैं राइट टू लीगल एड या फिर राइट टू बी डिफेंडेंट, और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये 4 ग्राउंड्स उसके हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। फिर आता है इसका दूसरा पार्ट कि अगर कोई आदमी प्रिवेंटिव डिटेंशन में, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट होता है तो वहां पर एक ही उसका अधिकार है। हालांकि इसमें भी ये जो अधिकार है ना उसके, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहां पर अगर हम बोले तो उसके 2 अधिकार है। एक कि भैया आपको 3 महीने तक अंदर रखा जा सकता है। यहां पर तो 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो 3 महीने तक रख लो अंदर। दूसरा, जो भी ऑर्डर पास किया जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो किस ग्राउंड्स पे पास किया जा रहा है ये उसको बताया जाएगा। उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है। देखा जाए तो 3 बोल दो आप ये दो, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। 3 महीने वाले में भी अपवाद है, ये ऑर्डर पास कर ग्राउंड्स बताने में भी अपवाद है। तो ये चीज है इसके। एक बार अपने इसको प्री के हिसाब से पढ़ेंगे कि क्या आपको ध्यान रखना है प्री, फिर अपने इसको मेंस के हिसाब से पढ़ लेंगे। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी जो आपको पूछना है, क्वेश्चन बता दूं क्या क्या आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भाई आर्टिकल 22 किनको नहीं लगता। आर्टिकल 22 जो है वो किनको नहीं लगता, तो साहब आर्टिकल 22 2 लोगों को नहीं लगता। हमारा दुश्मन
दूसरे देश का जो भी दुश्मन है। दूसरा, कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में डिटेन है। दो लोग। दोबारा बोल रहा हूं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो आपका आर्टिकल 22 है वो किन दो लोगों पे नहीं लगता। तो साहब एक तो इस पे नहीं लगता। ये कौन है? दूसरे देश का दुश्मन। मान लीजिए आज भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, हमने पाकिस्तान के किसी सैनिक को पकड़ लिया, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को बताओ क्यों पकड़ा, ये सब नहीं। किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में किया गया है। ये कहां बोला गया है? 22(3). ये भी पूछा गया है कि ये बात कहां बोली गई है 22(3) में। आर्टिकल 22 किनको नहीं लगता है। उसके अलावा प्री में जो पूछा जाता है कि भाई आर्टिकल 22 किनको लगता है। आर्टिकल 22 किनको लगता है, ये थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट होता है, उसके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है। तो 4 है। ग्राउंड्स, डिफेंड, कंसल्ट, मैजिस्ट्रेट। जिसको हम बोलते हैं कि भैया इसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे, ठीक है। डिफेंड या कंसल्ट का मतलब हम बोल देते हैं राइट टू बी डिफेंडेड, या हम बोल देते हैं लीगल एड। लीगल एड मतलब वकील द्वारा कंसल्ट करना वकील से। 4 ऑर्डिनरी लॉ। और अगर हमसे वो पूछ ले प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्टेड है तब, तो वहां पर ये पूछा जाता है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट किया गया है, तो उसको मैक्सिमम कितने समय तक रख सकते हो आप अंदर? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। उसके बाद ये पूछता है वो कि एडवाइजरी बोर्ड क्या होती है। हम पढ़ेंगे एडवाइजरी बोर्ड। ये प्री में पूछा जाता है कि एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स कौन होते हैं, ये पूछा जाता है मेंबर्स कौन होते हैं। उसके बाद कौन सा 22 का क्लोज पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ आर्टिकल 22 को लेकर प्रावधान बना सकती है। कोई भी प्रावधान बनाने की जरूरत है, अगर सपोज ये बनाना है कि एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, सपोज ये जो 3 महीने का पीरियड है इसको कम ज्यादा करना, कुछ भी, तो पार्लियामेंट बना सकती है। पार्लियामेंट बाय लॉ आर्टिकल 22 के प्रोविजन को अच्छे से लागू कर सकती है, उसमें छोटे मोटे चेंज करने तो कर सकती है। कहां लिखा गया है? 22(7) में। 22(7) में ये है इसके प्री के क्वेश्चन। और यहां से ज्यादातर प्री का ही क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन हम पढ़ते तो है आर्टिकल 22 को, हम कंसेप्ट में आर्टिकल 22 के कंसेप्ट में अपने इतने वो हो जाते हैं कि अरे बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी है, अपने तो लिख देंगे जब भी आएगा। वो पूछता क्या है? नंबर। तो भैया किस नंबर पे ये कहा गया है कि आर्टिकल 22 एनिमी एलियन को, मतलब दुश्मन को, या प्रिवेंटिव डिटेंशन 22(3)। एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर कितने होंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वाले को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अंदर रखा जा सकता है, ऑर्डिनरी लॉ वाले के अधिकार बता दो। अब अपने इतना स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा होता, वहां अपने फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा ब्लंडर कर देते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ये प्री के हैं। ये तो जब अपने इसको डिक्टेट करेंगे तब मैं आपको इसको अंडरलाइन करवा दूंगा। अगर आपको ये ऐसा कोई ये बनाना है, क्या कहते हैं, अपना चार्ट सा तो बना लो कि भाई आर्टिकल 22 जो है 2 लोगों को लगता है, मतलब आर्टिकल 22 ऐसा लिख लो, अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात करता है, अरेस्टेड पर्सन की राइट्स। ऑर्डिनरी लॉ उसके 2 हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ उसके 3 है। अगर ये बनाना है तो बना सकते हो। 22(3) में एक्सेप्शन है, लिखना हो तो ऐसे लिख लेना कि 22(3) में है एक्सेप्शन, और 22(7) जो है वो बात करता है पार्लियामेंट की। पूछे कौन कौन से जाते हैं? 22(3) पूछा जाता है, 22(7) पूछा जाता है, और कुछ भी ऐसा और कुछ खास नहीं पूछा जाता। यस लिखना है इसको तो लिख लो, फिर अपने आगे बात करते हैं। आर्टिकल 22 अपने खत्म कर देंगे आज।
चलें बात करें आगे। हाँ जी, आगे डिस्कशन चालू कर दें। यस, आगे डिस्कशन चालू कर दें। लिखना है, अगर लिख रहे हो तो लिख लो, ये जो चार्ट सा ये बना रहे हो तो बना लो, अदरवाइज फिर आगे डिस्कशन चालू करें। यस, डिस्कशन चालू कर दें आगे क्या, मेंस के हिसाब से बात करनी चालू कर दें हम, या बना रहे हो अभी? यस नो कुछ फटाफट बता दो ताकि आगे बात करें, हालांकि टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है सफिशिएंट टाइम। क्लास की स्पीड में कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर हम डिक्टेट अपने क्लास में डिक्टेट भी करते हैं तब भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मान लो, क्या मेरे को तो लगता है कोई 10-15 मिनट कोई एक्स्ट्रा लग जाते होंगे तो लग जाते होंगे, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं, और डिक्टेट करना ही बाकी बढ़िया ही है, साथ साथ ही नोट्स बन जाते हैं। ठीक है, आ जाइए जी। अब आते हैं अपने मेंस के हिसाब से। अब मेंस के हिसाब से पढ़ने के लिए अपने बांटेंगे आर्टिकल 22 को दो पार्ट में। एक हिस्सा होगा ऑर्डिनरी लॉ वाला, और एक हिस्सा होगा आपका, बोल सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला। अब आते हैं पहला, अगर कोई भी पर्सन ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट है, आपका आर्टिकल 22(1), 22(2), 22(1) और 22(2), ये बात करते हैं ऑर्डिनरी लॉ के अंदर। अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ का मतलब है आप नॉर्मल जो भी कानून बोल सकते हो, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब के अंदर जो अरेस्ट होता है वो पर्सन, उसके बारे में ये बोला गया, पोक्सो बोल दो या कोई भी ऐसे जो इस कैटेगरी में नहीं आते, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी वैसे में नहीं आते वो। तो एक आगे कि भी ऑर्डिनरी लॉ में अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है तो उसके चार अधिकार हैं। एक तो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आप उसको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताएंगे। दूसरा, राइट टू बी डिफेंडेड, वो अपने वकील से मिल सकता है, अपने वकील से कंसल्ट कर सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड। चौथा, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अब ध्यान देना, ये तो मैंने एक बार ऐसी जो क्वेर एक्ट में लिखा है वो लिख दिया। पहली बात, आर्टिकल 22(1), 22(2) अरेस्टेड पर्सन की बात करें, और कौन से अरेस्टेड पर्सन के? आरोपी। अगर कोई भी पर्सन किसी ऑफेंस के अंदर एक्यूज है और अगर उसका अरेस्ट किया जा रहा है तो आरोपी पे लगता है, कन्विक्टेड पे नहीं लगता है, आरोपी पे लगता है। कि अगर कोई भी पर्सन किसी ऑफेंस के अंदर एक्यूज है और उसको अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो पहला उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि भैया तुमको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। यहां पर ये नहीं है कि उसके फैमिली मेंबर को बताए जाएंगे, यहां नहीं लिखा, वो फंडामेंटल राइट नहीं है कि उसके फैमिली मेंबर को बताया जाएगा, अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके फैमिली मेंबर को फोन करके बताया जाएगा, यहाँ ये वो नहीं है। यहाँ बताया कि उसको अरेस्ट कर रहे हो तो उसको बता देना कि उसको किस वजह से अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा, वो अपने वकील से मिलना चाहता है, जिसको हम राइट टू कंसल्ट, वो अपने वकील से मिल सकता है, राइट टू मीट हिज एडवोकेट। तीसरा, वो डिफेंड, मतलब वकील हायर करना चाहता है अपने आपको डिफेंड करने के लिए, तो राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ऑफ हिज चॉइस मतलब वो जिस वकील को चाहता है हायर करना वो उस वकील को हायर कर सकता है। एक, अब यहां पर एक विवाद उठा कि साहब आप ये कह रहे हो कि भैया वो अपने वकील से मिल सकता है, आप ये कह रहे हो कि वो वकील हायर कर सकता है, किसके लिए?
अपने आप को डिफेंड करने के लिए। सपोज वो ये कह रहा है कि साहब मैं अपने आप को डिफेंड तो करना चाहता हूं पर मैं वकील हायर ही नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसा नहीं। क्या वो भी इसमें फंडामेंटल राइट में आएगा क्या? हमने क्या बोला कि भाई वो आप वकील हायर कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में। तो यहां बात ये उठी कि क्या वो डिफेंड तो करना चाहता है अपने आप को पर वकील हायर नहीं कर पा रहा। तो इसको भी लेकर कुछ है क्या इसके अंदर? तो इसको लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को इंटरप्रेट करते हुए ये बोला था कि भैया ये जो पॉइंट है ना, राइट टू बी डिफेंडेड, हम इसमें जो फ्रेमर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई हर आदमी को मतलब उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। और अगर वो खुद में सक्षम नहीं है डिफेंड करने के तो स्टेट उसको उसका ये अधिकार देगा। कैसे देगा? उसको वकील दो, स्टेट अपने खर्चे पे उसको वकील देगा, जिसको हम बोलते हैं लीगल एड एट स्टेट एक्सपेंस। इसके ऊपर लीडिंग केस लो है हुसैन आरा खातून का, जो अपने बात करेंगे। तो यहां पर एक ये बनेगा कि भाई एक तो वो खुद वकील हायर कर सकता है, अगर वो खुद में सक्षम नहीं है तो वो स्टेट एक्सपेंस, स्टेट उसको वकील देगा उसको डिफेंड करने के लिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं है जहां अरेस्ट किया, ये सीधा सा लॉजिक है कि जहां आप अरेस्ट कर रहे हो, जहां से अरेस्ट कर रहे हो, आसपास का जो भी मजिस्ट्रेट है, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उसके सामने आप पेश कर दो। कितने समय में? 24 घंटे के अंदर अंदर, अरेस्ट करने से 24 घंटे के अंदर अंदर। चार अधिकार हैं, इनमें कुछ अलग नहीं है, बस एक तो हमको इस पॉइंट को अच्छे से पकड़ना है और इसके अंदर बस ये ध्यान रखना है कि वो ये बोल रहा है कि जहां से भी अरेस्ट हुआ है उसके सब पास में, उसके सबसे पास जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसके अंदर केस लो, इसके अंदर बिल्कुल केस लो है। इसके अंदर जोगिंदर का है, आपका हुसैन आरा खातून का है, एक दो और भी केस लॉ है, वो भी अपने देख लेंगे कि भाई उनको उन केस लॉज में इस आर्टिकल को जब इंटरप्रेट किया गया, आर्टिकल 22(1) या 22(2) को क्या बोला गया। ठीक है, तो अब अपने आते हैं आर्टिकल 22(1), मतलब 22 का जो पहला पार्ट है कि अगर कोई भी पर्सन, किसी को आप ऑर्डिनरी लॉ में डिटेन करते हो तो आप लिखोगे कि आर्टिकल 22(1) और 22(2) जो है वो बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को ऑर्डिनरी लॉ में डिटेन किया जाता है तो उसकी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। ये जो आर्टिकल 22(1) और 22(2) है ये आरोपी पे लगते हैं, कन्विक्टेड पे नहीं लगते, क्योंकि उसी की बात हो रही है। उसको लेकर ये चार अधिकार देता है। फिर उसके बाद उसमें आप लिखना कि जो ये आर्टिकल 22(1) है और ये जो आपके 22(2) है ये कब नहीं लगते? एक, एनिमी एलियन, दूसरा पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहां से आपका आर्टिकल 22 का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। इसमें दो केस लो है, एक दो ही केस लो लिखेंगे, बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। लिख लो भाई, अब लिख लो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 हेडिंग डाल लो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसमें लिख लो, इसमें लिखो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में। इसमें अब हेडिंग डाल दो, ये तो आर्टिकल 22 का टाइटल डाल दिया, अब इसमें हेडिंग डाल दो, इफ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ। इसमें लिखो इफ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ, इफ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ, और उसी के बाद ब्रैकेट में लिख देना आर्टिकल 22(1), ऐसे आर्टिकल 22(1) एंड 22(2), इसमें बात की गई है इसके बारे में। आर्टिकल 22(1) एंड आर्टिकल 22(2), अब इसमें लिखो if a person is arrested under ordinary law, where a person is arrested under ordinary law, he has following fundamental rights, उसके following fundamental rights हैं। नंबर 1, नंबर 1 right to be informed of grounds of arrest। नंबर 1 right to be informed of grounds of arrest।
इसमें लिखो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इसमें लिखो वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ, अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है अंडर ऑर्डिनरी लॉ, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ, he shall at the time of arrest, at the time of arrest he shall be informed about grounds of arrest, about grounds of arrest। इसमें केस लॉ लिखिए, नंबर 1 लिख दिया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसमें लिखिए वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ एट टाइम ऑफ अरेस्ट ही शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इसमें लिखिए इन जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, it was held that arrested person shall be informed of grounds of arrest, arrested person shall be informed of grounds of arrest, if the arrested person, or sorry, if the arrest is made, if the arrest is made without informing the grounds of arrest, it is illegal, if the arrest is made without informing the grounds of arrest, it is illegal, उसको illegal arrest माना जाएगा। In Joginder Kumar versus State of UP, AR 1994, it was held that arrested person shall be informed of grounds of arrest। अगर अरेस्ट जो है बिना इन्फॉर्म के किया जाता है तो वो इलीगल है। नंबर 1 हो गया। तो हमने लिख दिया कि ऑर्डिनरी लॉ है तो उसकी पहली राइट तो ये होगी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। उसमें फिर दूसरा लिखिए, दूसरा राइट है राइट टू कंसल्ट and defended by advocate of his choice, right to consult and defended by advocate of his choice, right to consult and defended, कहाँ गया, defended by advocate of his choice, इसमें लिखिए the arrested person shall have the right to meet advocate of his choice and to be defended the arrested person shall have the right to meet an advocate of his choice and to be defended in हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, देखो 1979 इन हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 AIR 1979, it was held that if the arrested person is unable to employ advocate of his choice, is unable the state shall provide legal aid, the state shall provide free legal aid if the arrested person is unable to employ या फिर हाँ ठीक है employ advocate, the state shall provide free legal aid, full stop। free legal aid was recognized as constitutional right, मतलब फंडामेंटल राइट इस आर्टिकल के अंदर फ्री लीगल एड। फिर तीसरा राइट लिखिए राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, कुछ भी रिपीट करना हो तो बता देना। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, इसमें लिखिए
The arrested person shall be produced before magistrate, shall be produced before nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest, 24 hours of arrest, excluding the time necessary for journey from place of arrest to the court of magistrate. मतलब जो जर्नी का जो टाइम है वो इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता, ठीक है। शैल बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, इतना भी लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे ना लाइन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिख देना। The arrested person shall be informed, shall be produced before nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for journey from place of arrest, for journey from place of arrest to the court of magistrate, full stop। ठीक है, अब इसमें लिखिए, इन सीबीआई वर्सेस अनुपमा कुलकर्णी, सॉरी हाँ, देखिए सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी, अनुपमा क्या अनुपम कुलकर्णी, AIR 1992, इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट the arrested person shall be produced before magistrate within a period of 24 hours if the arrested person is not produced before magistrate within a period of 24 hours, the the detention shall be illegal, मतलब उसके बाद का जो भी डिटेंशन है, अरेस्ट है, वो इलीगल माना जाएगा। if not produced before within a period of 24 hours, the further detention shall be illegal। दोबारा बोल देता हूं एक बार। हमने लिखा कि भाई हेडिंग डाली राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन अंडर ऑर्डिनरी लॉ, उसमें लिखा कि आर्टिकल 22(1) और 22(2) जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। ये फॉलोइंग राइट्स बताते हैं। नंबर 1 आगे आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसमें अपने लिख दिया भाई ग्राउंड्स वगैरह बताए जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर अपने केस लॉ लिख दिया। फिर हमने लिखा राइट टू डिफेंड, राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, राइट टू बी डिफेंडेंट, उसमें केस लॉ लिख दिया। फिर उसके बाद आ गया राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट, वो क्या बोलता है, और उसमें केस लॉ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर लिख दो आर्टिकल 22(1) मतलब 22 क्लोज 1 एंड 22 क्लोज 2 are available to citizen as well as non-citizens, are available to both citizen as well as non-citizen, full stop। आर्टिकल 22(1) और 22(2) जो ये आपके अपना पहला पार्ट है, इट इज नॉट अवेलेबल अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, फॉलोइंग सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है। इट इज नॉट अवेलेबल अंडर फॉलोइंग सिचुएशन, या आप इसको एक्सेप्शन बोल सकते हो। नंबर वन अरेस्ट ऑफ एनिमी एलियन, देश का जो भी दुश्मन है, एनिमी एलियन, अरेस्ट ऑफ एनिमी एलियन। दूसरा पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, कोई भी पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट होता है। ठीक है, ये लिख लिया। कोई भी डाउट फिर अपने आगे बात करें, दूसरा पार्ट लिखें। वेर ए पर्सन इज अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। हाँ जी, लिख लें आगे। दूसरा पार्ट, वेर अ पर्सन इज
अरेस्टेड या डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? हाँ जी, लिख लें आगे। कुछ छूट रहा है, कुछ भी रिपीट करना है तो बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब लिखिए, दूसरा पार्ट लिखिए। वेर ए पर्सन इज अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, और उसमें लिखिए आगे, उसके बाद लिख दीजिएगा, जैसे आप लिखेंगे ना, वेर ए पर्सन इज अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसके बाद ऐसे डाल दीजिएगा 22/4 से लेकर 22/7, 22/4 से लेकर 22/7, मतलब जो 22/7 जो पार्लियामेंट की पावर है वो सिर्फ इसी में लगती है, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ को लेकर कुछ नहीं है। अब इसमें लिख लो, वेर ए पर्सन इज अरेस्टेड अंडर प्रिवेंट, ठीक है, पर्सन इज डिटेंशन, ठीक है, 22/4 से 22/7, इसमें लिखो, वेर ए पर्सन इज अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ही शैल हैव फॉलोइंग राइट्स, he shall have following rights। पर्सन अगर डिटेन किया जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, he shall have following rights। नंबर 1, he shall have following rights। Number 1, the arrested person shall not be detained for more than 3 months। The arrested person shall not be detained for more than 3 months unless the opinion of advisory board has been obtained for further detention। The arrested person shall not be detained for more than 3 months unless the opinion of advisory board has been taken for further detention। अब इसमें लिखिए एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, नीचे लिख दीजिएगा, एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ advisory board shall consist of person who are, या तो वो लोग हैं, और have been या रहे हुए हैं, or are qualified, person who are or have been or are qualified to be judge of high court, हाई कोर्ट के जज बनने लायक हैं, या जज हैं, या जज रहे हुए हैं, ठीक है। फिर उसमें लिखिए, एडवाइजरी बोर्ड शैल सबमिट इट्स ओपिनियन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ। जो 3 मंथ का पीरियड है ना, कि 3 महीने बाद आप एडवाइजरी बोर्ड की बिना ओपिनियन के नहीं रख सकते हो, तो एडवाइजरी बोर्ड जो है अपना ओपिनियन उस 3 महीने से पहले पहले ही देगा। ये पहला अधिकार हो गया, ठीक है। इसमें सीधा लिख दिया कि आपने कि भाई जो पर्सन अरेस्टेड है, शायद 3 महीने तक तो वैसे ही रख सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा का उसका अधिकार बनता है, 3 महीने से ज्यादा एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लोगे फिर रख सकते हो, ठीक है। दूसरा अधिकार लिखिए इसमें, दूसरा, पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ, द अरेस्टेड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज बीन मेड, उसको ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर बताए जाएंगे, shall be informed of grounds on which order has been made and shall be provided opportunity to make representation against the order। तो उस ऑर्डर के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार मिलेगा। फिर उसमें लिख लीजिए, क्योंकि इसमें भी एब्सोल्यूट नहीं है, अरेस्टेड पर्सन शैल बी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड शैल बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन। फिर उसमें लिख लीजिए, इफ the authority is of opinion if the authority is of opinion that in the interest of security
और नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सिक्योरिटी, कैसे लिख लीजिए। That in the interest of national security, public order or public interest, it is not necessary, oh sorry, the grounds shall not be disclosed, the authority shall not disclose the grounds of arrest. If the authority is of opinion that in the interest of national security, public interest or public order, it is the grounds shall not be disclosed, the authority shall या authority may refuse to disclose the grounds. ठीक है, अब उसके बाद लिखिए, दो राइट्स हैं उसके। पहला राइट तो उसका ये कि भाई 3 महीने, उसमें भी अपवाद है कि कभी ये एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, एडवाइजरी बोर्ड से। दूसरा राइट जो है उसमें भी अपवाद है। दूसरा राइट बोलता है कि उसको बताया जाएगा ग्राउंड्स, बट उसमें भी अपवाद है कि एडवाइजरी बोर्ड को अगर लगता है कि नहीं जरूरत है तो नहीं बताएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख लो प्रिवेंटिव डिटेंशन में पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज द पीरियड ऑफ 3 months, इंक्रीज, और हाँ ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ increase the period of 3 months and may also make further provision relating to arrest of a person under preventive detention। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, ये पूछा जा सकता है भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को लेकर, अगर 22(4) वाला जो एरिया उसमें अगर चेंज करना है तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज कर सकता है एरिया को, डिक्रीज नहीं कर सकता, इंक्रीज कर सकता है, और पार्लियामेंट में बाय जो लॉ बना के फर्दर प्रोविजन भी बना सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट अपने लिख दिया, दूसरा पार्ट लिख दिया। अब इसमें लिख लो कोई भी अभी तक कोई भी डाउट, ताकि फिर इसमें केस लो लिख लो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले के अंदर। लिख ले, लिख लो भाई। ए के रॉय का केस है 1982 का, 1982 है 1992 वो देख लेंगे। ठीक है, ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982, लिख लो भाई। इन ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक गाइडलाइंस बताई थी फॉर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अगर कोई भी पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट होता है उसको लेकर कुछ एक गाइडलाइंस बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसमें लिख लो नंबर 1, उसके अरेस्ट के बारे में उसके पेरेंट्स या फैमिली को, द फैमिली मेंबर्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट, उसके अरेस्ट के बारे में बताया जाए, ग्राउंड्स नहीं, शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट, फैमिली मेंबर्स शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट। नंबर 2, द अरेस्टेड पर्सन शैल बी केप्ट एट प्लेस जहां पर वो हैबिचुअली रिसाइड करता है, मतलब उसी एरिया के आसपास उसको रखा जाएगा, जहां पर वो हैबिचुअली रिसाइड करता है या जहां वो रहता है उसी एरिया के आसपास ही उसको कहीं डिटेन किया जाएगा, अनलेस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जैसे वो नहीं है अभी वो जो वो पंजाब वाले वो जो कौन क्या नाम था वो बिंड्रा वाला जो बना हुआ था, उसको दूसरी जगह लेके गए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, सिक्योरिटी को देखते हुए, पब्लिक ऑर्डर। नॉर्मली तो अगर किसी को डिटेन करोगे तो जहां पर वो रहने वाला है उसी के आसपास रखोगे। फैमिली के बारे में उसके फैमिली को उसके बारे में बताओगे, प्लेस के बारे में बताओगे कि उसको कहाँ रखा गया है, और उसको जो पर्सन है उसको ही शैल बी केप्ट सेपरेटेड, अलग रखा जाएगा फ्रॉम अदर प्रिजनर्स, सेपरेटेड फ्रॉम अदर प्रिजनर्स, और उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे आप, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे आप जो भी होती है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का केस लॉ है। अभी तक कोई भी डाउट? क्योंकि फिर अपने आएंगे एक लीडिंग केस लॉ लिखेंगे जो इसके अंदर हमको लिखना है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसको याद कैसे करना है।
यस, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिख लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में 2 राइट लिख दी, जो भी कहानी थी वो लिख दी, ए के रॉय वाला केस लॉ लिख दिया, ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या इसके ऊपर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के ऊपर जो कानून जो गाइडलाइंस इशू की गई थी वो लिख दी है। अब आता है एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से जो अभी तक मेंस में क्वेश्चन आया वो ऐसा आया है कि भाई अरेस्टेड पर्सन की फंडामेंटल राइट्स बताइए या अरेस्टेड पर्सन की राइट्स बताइए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको विद रेफरेंस टू राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन विद रेफरेंस टू डी के बसु केस। अब होता क्या है, हमने पढ़ा तो होता है बट हमको होता है यार लिखे कैसे, तो सीधा सा भैया आप पहले आर्टिकल 22 लिख देना अच्छे से पूरा, कि आर्टिकल 22 ये बोलता है, 22 1 2 3 ये बोलता है, 4 मतलब जो अपने ने जैसा लिखा चाहे वैसा लिख देना, केस लो चाहे उस केस में, क्योंकि उसने केस लो वैसे डी के बसु पूछा है तो चाहे कोई एक आधा केस लो डाल देना, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा केस लो मत लिखना। फिर आ जाना डी के बसु। डी के बसु क्या था साहब? साहब जो हम आज के समय की बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं 2005 से पहले की। हाँ 2005 से पहले 1997 का ये केस लो है, जिस उस समय क्या था, अरेस्टेड पर्सन को लेकर इतने ज्यादा प्रोविजन नहीं थे, बहुत कम प्रोविजन थे। अरेस्टेड पर्सन की जो राइट्स थी केस लॉज पे ज्यादा चलते थे, कि साहब इस केस में कहा गया है कि उसके फैमिली मेंबर को बताया जाएगा, साहब इस केस में कहा गया कि 24 घंटे से ज्यादा, साहब इस केस में कहा गया कि उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी को रखा जाएगा मेंटेन, केस लॉज ज्यादा थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गाइडलाइंस इश्यू कर दी कि भैया कानून तो अरेस्टेड पर्सन की राइट्स के ऊपर अभी है नहीं, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं, अब तो हो गया है। इसीलिए जो टॉपिक है ना आपका कि राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन बताइए, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले इसको लेकर कानून इतना क्लियर नहीं था, इसके ऊपर केस लॉज थे। तो वो जब वो अपने से पूछते ना विद रेफरेंस टू डीके बसु, तो डीके बसु के अंदर क्या था, डीके बसु के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी कि कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होता है तो उसकी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उसका अधिकार है। तो अब इसमें लिख लो, एक इसमें एक अलग पैरा डाल दो, अलग पैरा में लिखो ये आर्टिकल 22 का केस लो, आप चाहे किसी में भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। इन डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997, इन डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997। हालांकि है बहुत इजी ये वाला, बट अपने को फिर भी ध्यान रखना है। इन डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट issued guidelines, supreme court issued guidelines in case of arrest or detention of a person। कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन केस ऑफ, या फिर सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द अरेस्ट ऑफ रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। गाइडलाइंस इशू की गई थी रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। उसमें लिखिए नंबर वन, the police officer arresting the person shall be in uniform, the police officer arresting the person shall be in uniform and wear a clear and visible identification, मतलब क्या उसका नाम वगैरह सब कुछ, shall be in uniform and wear a clear and visible identification या फिर नेम टैग जिसको अपने बोलते हैं। नंबर 2, the police officer arresting shall prepare an arrest memo prepare करेगा which shall be attested by at least one witness। अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करेगा जो कम से कम एक विटनेस द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए। ऑफ लोकेलिटी और फैमिली मेंबर, वो एक विटनेस कौन हो सकता है, या तो उसके फैमिली मेंबर में से कोई हो जिसके सामने आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, या जो भी आसपास लोकेलिटी है उसका कोई जो गवाह बन सके कि हाँ साहब इसे अरेस्ट किया था हमारे सामने। ठीक है, नंबर 1 लिख दिया कि भाई उसके फैमिली मेंबर, नहीं फैमिली मेंबर क्या, आइडेंटिफिकेशन वाला हो गया, अरेस्ट मेमो हो गया। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3, the police officer shall inform about the arrest to the family member, relative or friend of arrested person। पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा अबाउट द अरेस्ट उसके फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को, या फिर उसके जो भी फ्रेंड वगैरह है। उसके बाद एन एंट्री शैल बी मेड इन द पुलिस डायरी, जो होती है एंट्री शैल बी मेड इन द डायरी kept at police station as to place of detention, time of arrest and person informed। एंट्री की जाएगी डायरी के अंदर
कि कहाँ पे उसको रखा गया है, प्लेस ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ डिटेंशन, टाइम ऑफ अरेस्ट, और उसके अरेस्ट के बारे में आपने किसको बताया है, पर्सन इन्फॉर्म्ड। उसके बाद लिखिए, अरेस्टेड पर्सन शैल हैव द राइट टू मीट हिज एडवोकेट, shall be given the right to meet his advocate, arrested person shall be given the right to meet his advocate। फिर लिखिए, अरेस्टेड पर्सन शैल हैव द राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन अगर वो अपना करवाना चाहता है तो वो भी उसका अधिकार होगा। ठीक है, इतना बहुत है। तो ये ठीक। अब देखो, आपसे दोबारा बोल रहा हूँ भाई, अपने ने जितना लिखा है उतना नहीं आएगा, आपसे वो सीधा पूछेगा भाई राइट्स बता दो मेंस के अंदर, और उसको डीके बसु केस लो, तो आपने 22 पूरा लिख देना और फिर डीके बसु का बस लिख देना। भाई डीके बसु केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गाइडलाइंस है जो फॉलो की जाएगी, या ये राइट्स है जो रखी जाएंगी। ये 4-5 है, अगर एक आधी इधर उधर हो भी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी जो रिपीट करना है मेरे को बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ जी, कुछ भी जो रिपीट करना है बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। और अगर लिख लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, जितना आपने लिखा है बस उतना ही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा। केस लॉ इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना ही पढ़ लेना, इससे ज्यादा की केस लॉज की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा केस लॉज नहीं आएंगे। इवन अपने राजस्थान में तो क्या केस लॉज पूछे नहीं जाते हैं, बट हम लोग तो केस लॉ क्यों लिख रहे हैं, ताकि अगर हम हमारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें केस लॉ लिखते हैं तो हमारा आंसर बाकियों से अच्छा दिखेगा, हमको नंबर ज्यादा मिलेंगे बाकियों से, ये फायदा होगा अपने को। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी। कॉन्स्टिट्यूशन की आज एक ही क्लास है, कल से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सोगा की क्लास भी साथ साथ चलेगी। सेल्स ऑफ गुड में हम सेक्शन 1 to 10 पढ़ चुके हैं, और सेक्शन 1 to 10 का टेस्ट वैसे तो आपका अपलोडेड है, आज आपका टेस्ट अपलोड कर देंगे। आपको कल तक का समय दिया गया था पढ़ने का, अब आज आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, कोई सजेशन कुछ भी। क्लास तो देखो यार, डिक्टेट कर रहे हैं आप लोग, लिख रहे हो, लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो। ये मत सोचना कि नहीं यार डिक्टेट मत करवाओ। देखो जितना ऑब्वियस है, जितना मैं आपको चीजें सिंपल करके दूंगा आपके लिए पढ़ना उतना ईजी हो जाएगा। होना कुछ नहीं, मान लो मैं आपको मोटा मोटी चीज बता दूं कि यार ये है, ये है, लिख लेना। लिख लेना इज, चाहे कुछ भी बोल दूं कि भाई आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आप लोग अभी अपने बेसिक्स कवर कर रहे हो, तो इतना परफेक्ट नहीं लिख पाओगे। तो बेटर ये है कि मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ, आप उसी चीज को अच्छे से लिख लो, जैसा फ्रेम करवा रहा हूँ वैसा लिख लो, और फिर बस उसी को याद कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है तो बोल सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। हाँ जी, खत्म कर दें क्लास फिर। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ बिल्कुल मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आप लोग को। नोट्स हमारी तरफ से जो अपने वो जो नोट्स है ना वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बस मेरे को ये है कि अगर आप खुद से लिख लो और जो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स है उनको पढ़ लो तो वो आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे। वो है थोड़ा, वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। अदरवाइज हम तो जो जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ वो तो नोट्स। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, क्लास खत्म करते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट क्लास 1 बजे अभी आपकी क्लास एनडीपीएस एक्ट की है ना, एनडीपीएस एक्ट थोड़ा सा बाकी है उसको खत्म करवा देते हैं ताकि उसके बाद अगर ब्रेक भी आए एमपी एडीपीओ वाले सब लोकल सब्जेक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर कल से आपके कॉन्स्टिट्यूशन और सोगा की क्लास, क्योंकि सोगा भी चल रहा है तो बीच में तो नहीं रोक सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन और सोगा की क्लास कल से आपके चलेगी। आज सिर्फ एनडीपीएस की अभी क्लास होगी, ज्यादा तो बड़ी क्लास नहीं है वो, और 1 बजे क्लास चालू हो जाएगी। 10 मिनट के ब्रेक है आपका, 15 मिनट मान लो, और 1 बजे क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, अब क्लास खत्म है, ओके जी।